ममता के सांसदों को पुलिस टांग ले गई, दिल्ली से बंगाल तक बवाल। अब ममता की गिरफ्तारी की बारी है क्या? फोन छीना, धमकी दी, सबूत ले गई। ममता के खिलाफ ईडी की वो अर्जी जो दीदी को जेल भिजवाएगी क्या? बंगाल में गजब खेला, सड़क पर उतर गई ममता। मोदी के मिशन बंगाल ने क्या हिलाकर रख दिया है? क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब इस पहले चैप्टर में। बंगाल में ईडी की रेड पर कल जो बवाल हुआ था वो तो भाई सिर्फ ट्रेलर था, और ट्रेलर में लोग सोच रहे थे कि ऐसा तो देश में कभी नहीं देखा। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, क्योंकि आज बात उससे भी आगे बढ़ गई। कल ममता बनर्जी ने बंगाल में खूब गदर काटा। ईडी छापा मार रही थी, ममता बनर्जी ने ईडी पे छापा मार दिया। ईडी के हाथ से फाइल वाइल लेकर वहां से लेकर जो है वो अपना चली आई। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्या था भाई फाइल में कि ममता बनर्जी ईडी के पास छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आज ममता के सांसदों ने दिल्ली में भयंकर बवाल काट दिया। दिल्ली में टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर धावा बोल दिया। ऐसा बवाल मचा कि दिल्ली पुलिस टीएमसी के सांसदों को टांग टांग के ले गई, उठा उठा के, कि चलिए चलिए हो गया बहुत। इधर बंगाल में ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर गई, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये देखिए, ममता और बीजेपी के बीच कोयला घोटाले पर घमासान होने लगा है। बीजेपी ने कह दिया है कि बंगाल में तो कोयला स्मगलिंग का बड़ा हॉटस्पॉट है, इसमें टीएमसी के लोग शामिल हैं। सारे नियम तोड़कर ममता बनर्जी छापेमारी की जगह पर क्यों गई? क्या कुछ ऐसा संदिग्ध था जिसे निकालना जरूरी था? बीजेपी ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम मुझे जेल भेजोगे तो मैं तुमको भी बेनकाब कर दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, धमकी दे रही हैं कि मुझे जेल भेजा तो तुमको नहीं छोड़ूंगी। अब दो सवाल, क्या ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है? और अगर पेन ड्राइव में कुछ सबूत है तो दिखाती क्यों नहीं? खुद जेल जाएंगी तभी दिखाएंगी, ये क्या बात हुई? बात सिर्फ एक रेड की नहीं रह गई है, बहुत आगे निकल गई है। ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। ममता बनर्जी जेल जाने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि कल उन्होंने जिस तरह से ईडी की रेड में एंट्री मारी, उसे लेकर ईडी ने बड़े बड़े खुलासे भी किए। ममता बनर्जी ईडी की रेड के बीच से फाइल लेकर चली। आज ईडी ने ममता बनर्जी की फाइल ही खोल दी। आप देखिए बंगाल में ईडी की रेड की लड़ाई का राउंड 2 किस लेवल पर पहुंच गया। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ 3 एफआईआर कर दी भाई। खुद ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर करवाई। उधर ईडी भी पीछे नहीं है, वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने भी कोर्ट में खुलासा किया कि कैसे ममता बनर्जी ने फोन छीन लिया। उनके अधिकारियों ने ईडी को डराया, धमकाया, सबूत मिटाने को कहा। ईडी के एक्शन को रोकने के लिए ममता सरकार भी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है। यानी ना तो ममता बनर्जी एक कदम पीछे खींच रही है, ना ईडी पीछे खींच रही है। उधर बीजेपी अलग हमलावर है। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट में भी हंगामा हो गया बॉस। कोर्ट रूम में हंगामा हो गया, और कोर्ट में क्या क्या हुआ वो आपको आगे बताऊंगा। ईडी ने ममता बनर्जी पर क्या खुलासे किए, ये 20 करोड़ के हवाले वाले पैसे का क्या चक्कर है, दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने क्या गदर काटा, पुलिस ने उनके साथ क्या किया, कौन से पेन ड्राइव की ममता बात कर रही हैं, भाई बहुत कुछ है आज बताने को। लेकिन पहले एक झलक देखिए क्या हुआ आज। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? शेम शेम अमित शाह, शेम शेम। ईडी को भेजा और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहाँ जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। देखिए हाँ, यह अमित शाह जी का खेल है जी, ईडी के माध्यम से। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। देखिए ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स अलग ही लेवल पर है। ईडी ने एक छापा मारा, और इस पर जितना बवाल ममता बनर्जी ने बंगाल में किया, वैसा ही बवाल आज उनके सांसदों ने दिल्ली में कर दिया। ममता बनर्जी की टक्कर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, इसलिए इस हंगामे की पॉलिटिक्स का क्या अंजाम हुआ आप वो भी देखिए।
कल हुई ईडी रेड के खिलाफ आज टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में हल्ला बोल दिया। टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। सभी सांसद हाथों में बैनर लिए हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में नारे लगा रहे थे। जब टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के ऑफिस के गेट के अंदर घुसने की कोशिश की तो भाई सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। टीएमसी सांसद कहते रह गए कि हम सांसद हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कर्मी टांगे अकड़ दिए गेट से बाहर। ये आप देखिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के सांसद कहते रह गए कि अरे हम सांसद हैं। और सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि सांसद हैं, कुछ भी हो, एक डेकोरम ना है बॉस। बिना बताए आप आए हैं प्रदर्शन के लिए, गेट बंद कर रहे हैं तो आप सांसद हैं, वाह। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। एक एक करके टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। जो नहीं हटने को तैयार हुआ उसको टांग के हटा दिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस और टीएमसी सांसदों की जमकर बहस भी हुई। अमित शाह के ऑफिस के बाहर हो रहे प्रदर्शन में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन ये सब पहुंचे हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हटाया तो टीएमसी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी कर दी। सुनिए एक बार। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, या फिर कह रही हैं डोंट पिंच। पता नहीं कौन चुट्टी काट लिया, क्या हुआ, पिंच कर दिया, क्या हुआ, जो भी उनको कुछ तकलीफ हुई तो कही कि पिंच मत कर। टीएमसी के सभी सांसदों को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया गया। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए महुआ मोइत्रा। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बीजेपी बैंगन का बच्चा है, ये बाघ का बच्चा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टीएमसी सांसदों को लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो, इसकी वजह से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सभी सांसदों को थाने ले जाया गया। वहां जमीन पर बैठे हुए सांसद नजर आए। सांसदों का आरोप है कि थाने में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप प्रदर्शन करने निकले थे तो पता किए थे कि हम आएंगे, वहां थाने में हमको बैठाओगे तो व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। पानी पीना है, अंदर पानी तक नहीं मिला है जी, और इसलिए मुझे गला खराब था तो मैं इसलिए पानी गाड़ी में लेने के लिए आया। अंदर पानी नहीं दिया? नहीं, कहा कुछ नहीं, अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ नहीं व्यवस्था है वहाँ। तो आप पानी पीने बाहर आए थे? देखिए, यह अमित शाह जी का खेल है जी। ईडी के माध्यम से दिल्ली पुलिस के हमारे अच्छे जितने भी अधिकारी हैं जी, उनके ऊपर दबाव डाल करके सांसदों के साथ इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि भाई पानी तक नहीं पिलाया दिल्ली पुलिस। अरे आप प्रदर्शन ना करने गए थे, चाय नाश्ता करने गए थे, लेकिन पानी तो देना चाहिए। एक तो सांसदों को गृह मंत्री के ऑफिस पर धावा बोलने के लिए भेजना, फिर जब हिरासत में लिया गया तो ममता बनर्जी भड़क गई। कह रही हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है। वर्दी में घमंड दिखता है। यह लोकतंत्र है, बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा या आराम से नहीं चलता। सम्मान आपसी होता है। आप हमारा सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। अब सम्मान अपमान जैसी कोई बात तो रह नहीं गई, क्योंकि सीधी जंग चल रही है भाई। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने ईडी की रेड के खिलाफ मार्च निकाल दिया। ममता के साथ उनकी पार्टी के मंत्री विधायक सब मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी ने अपनी ताकत दिखा दी। अब ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन। उन्होंने कल जो है उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी कि हाथ में हरा फाइल ली हुई है। चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्या ईडी के हाथ लग जाता जो लेके चली गई। उन्होंने पूरी तस्वीर पलट दी। अब कौन तस्वीर दिखा रहे हैं सारे न्यूज चैनल? क्या चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई देखिए टीएमसी के सांसदों को पुलिस उठा के ले गई। वो बयान दे रहे हैं कि देखो बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, पूरा देश देखे। ममता बनर्जी सड़क पे आ गई, फाइल वाली फोटो गई पीछे। ममता बनर्जी कम स्ट्रेटेजी से थोड़ी चलती हैं, पॉलिटिकल मास्टर हैं वो। ममता बनर्जी ने सीधे बीजेपी को निशाने पर ले लिया।
कह रही है कि बीजेपी मुझे जेल भेजेगी तो वो भी बीजेपी को बेनकाब कर देंगी। सुनिए एक बार उनको। লজ্জা করে না? কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেবো। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ममता बनर्जी कह रही है कि तुम मुझे जेल भेजोगे, मैं तुम सबको जेल भेज दूंगी। मतलब एकदम जबरदस्त हो गया है मामला भाई। उनको भी हालांकि लग रहा है कि जो उन्होंने किया है, अगर आप देखिएगा नियम कायदे के हिसाब से तो जेल जाने का मामला बन सकता है। इसीलिए वो अभी से अड़का रही है कि मुझे भेजोगे तो मैं तुम सबको भी जेल भेज दूंगी। ममता बनर्जी बार बार जेल की बात कर रही है। क्या उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है? और अगर उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? किस आरोप में कितने टाइम के लिए ममता बनर्जी को जेल हो सकती है? क्या ममता बनर्जी जेल जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल का चुनाव होगा? ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ममता बनर्जी की इस पॉलिटिक्स पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। भाई बीजेपी पूछ रही है कि बंगाल में टीएमसी के इतने नेताओं पर रेड पड़ी, तब तो ममता बनर्जी बीच में नहीं आई। आज एक प्राइवेट संस्था पर रेड पड़ी तो ममता बनर्जी फाइल उठा के चल दी। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ममता बनर्जी को डर है कि उनके भ्रष्टाचार का सच सामने आ जाएगा? सुनिए बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है? क्या उनको घबराहट है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लूटा है, क्या उसके राज उस प्राइवेट कंपनी के फाइल में छिपे हुए हैं? बीजेपी ने कोयला घोटाले का कनेक्शन ममता बनर्जी से जोड़ा तो ममता बनर्जी और भड़क गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि कोयले का पैसा खाया है। किसने खाया वो पैसा? वो पैसा खाया अमित शाह ने, वो कह रही। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बीजेपी के प्रदेश महासचिव से पैसा जाता है शुवेंदु अधिकारी के पास और उनसे पैसा जाता है अमित शाह के पास। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास पेन ड्राइव है, अगर एक्सपोज कर दिया ना तो आप लोगों को तकलीफ हो जाएगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने काफी बर्दाश्त किया, वो ये सब नहीं करती क्योंकि वो देश से प्यार करती। यानी कल तक बंगाल में फाइल पर बवाल मचा था, अब ममता बनर्जी पेन ड्राइव की बात कर रही है। कह रही मैं देश से प्यार करती हूं। भाई देश से प्यार है, आपके पास पेन ड्राइव में अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के पास सबूत है तो कोर्ट लेके जाइए। देश से प्यार है तो पेन ड्राइव घर में क्यों रखी है या कहीं भी रखी है? क्यों रखी है? खाली बोलने के लिए? एक्सपोज कीजिए, एक्शन लीजिए। बीजेपी बंगाल के कोयला घोटाले में ममता सरकार को घेर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि कोयले का पैसा बीजेपी के पास जा रहा है, लेकिन इस मामले में जिस आईपैक के खिलाफ रेड पड़ी उसे लेकर ईडी ने खुलासा किया है कि जांच के दौरान उसे यह पता चला कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आईपैक को ट्रांसफर हुए। ईडी के मुताबिक उसके पास इसके ठोस सबूत हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी के लिए काम करती है। ईडी कह रही है कि इसे 20 करोड़ रुपए को ट्रेस करने के लिए रेड डाली गई थी। ईडी अधिकारियों का दावा है कि ये 20 करोड़ रुपए मुंबई की एक फर्म के जरिए हवाला किए गए और ये वो फर्म है जिसका नाम दिल्ली की शराब घोटाले में भी आ चुका है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पर गोवा चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे और गोवा में आईपैक का ऑपरेशन प्रतीक जैन ही संभाल रहे थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस कोयला घोटाले में ईडी ने रेड मारी हुई उसके तार टीएमसी से जुड़े, इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि ईडी की रेड बीजेपी का डर है क्योंकि बीजेपी बंगाल में हार रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया और कहा कि जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। ये देखिए, उधर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया और ममता बनर्जी का चेहरा दिखाते हुए कह दिया कि इतने सारे घोटाले और कोई जवाबदेही नहीं। यानी पोस्टर वॉर भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी कह रही है कि जिस खुलासे का डर रहता है, जिसे खुलासे का डर रहता है वो ऐसा बवाल करता है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जो घमासान मचा है, कैसे दोनों एक दूसरे पे क्या कह रहे हैं,
यह भी सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि कोर्ट में क्या बवाल मचा। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। पूरा भारत ने देखा ये कैसे दुरुपयोग करके ईडी का गृह मंत्रालय से कैसे दुरुपयोग करके उन्होंने दुरुपयोग करके हमारे पार्टी का जितना भी राजनीतिक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो चोरी करने के लिए ईडी को भेजा। और ममता बनर्जी शेरनी है, वो सीधा वहां जाके वो प्रोटेक्ट किया हमारे सामान को। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा आरोप लगा रही हैं कि जो दस्तावेज ममता बनर्जी बचा के लाई वो दरअसल टीएमसी की स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुरा रही थी ईडी के जरिए। लेकिन यहां एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। अभी कल तक तो या परसों तक तो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी ने एसआईआर के जरिए वहां पर खेला कर दिया है और एसआईआर के जरिए वो चुनाव जीत रही है। तो जब बीजेपी एसआईआर के जरिए चुनाव जीत ही रही है तो फिर इनकी फाइल क्यों लेने जाएगी? और अगर फाइल ले रही है इसका मतलब एसआईआर वाला मामला गड़बड़ था। दोनों कैसे होगा? इसलिए इस वक्त दिख रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल में बैकफुट पर है। वो दिखने का प्रयास कर रही है कि मैं फ्रंट फुट पर हूं। वो खुद को जो बार बार उनके सांसद बाग बाग बोल रहे हैं वो बंगाल में बीजेपी के खिलाफ अपना नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि देखो बंगाली अस्मिता, बंगाल की अस्मिता के लिए मैं लड़ती हूं और मैं शेरनी हूं। ये मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग, और कुछ नहीं है। आप देखिए वहां जो सांसद बैठे थे पोस्टर लेके बैठे थे, उस पर लिखा था कि अमित शाह प्लस ईडी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल। वो फोटो दिखाई जरा जो गेट पे सब बैठे हुए हैं। तो ममता बनर्जी इसको लड़ाई बना रही हैं बंगाल की जनता वर्सेस मोदी शाह। ये देखिए अमित शाह प्लस ईडी वर्सेस पीपल ऑफ बंगाल। पीपल ऑफ बंगाल क्या है भाई? आपकी फाइल है, आप कह रही हैं आपकी पॉलिटिकल फाइल है, इसमें पीपल ऑफ बंगाल की कौन सी फाइल थी? ममता बनर्जी ने कल जो ईडी की रेड पर बवाल किया था उसमें वो अपने लिए माहौल बना रही है। लेकिन ये सब करके ममता बनर्जी और फंस रही है क्योंकि ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट चली गई है। अपनी अर्जी में ईडी ने कल की रेड के बारे में जो कहा वो हैरान करने वाला है। ईडी ने अपनी अर्जी में बताया कि उन्होंने सीएम से ये कहा था कि भाई पीएमएलए की कार्रवाई चल रही है, आप दखल मत दीजिए। फिर भी सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने जांच में बाधा डाली। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों ने दखल देकर डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज हथिया लिए। तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों को रोका गया, डराया गया। ईडी ने साफ कहा कि जो हुआ उससे उनकी जांच को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भाई ईडी का हिसाब यह है कि कल को कोई फाइल लौटा भी दी जाए, कैसे पता चलेगा कि वो वही फाइल है जो ममता बनर्जी उठा के ले गई? अब तो चल गई फाइल, कोई एक हरी फाइल दे दो, कह दो कि यही था, जाओ ले जाओ। ईडी ने कोर्ट में ममता बनर्जी पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन इंडी गठबंधन को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। ईडी के एक्शन पर इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ईडी मोदी जी की कठपुतली है और वो बार बार जब ऐसे काम करते हैं तो अपना डर, अपनी बौखलाहट दिखाते हैं। अब आप जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि देश के किसी दूसरे राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री पुलिस लेके जाता और ईडी से ऐसे फाइल लेके चला आता, फिर आप देखते कैसे गदर कटता कि बाप रे बाप, पुलिस का कैसा इस्तेमाल हो गया भाई, फाइल लूट ली गई, इस तरह की चीजें। ममता बनर्जी कर रही हैं तो कोई बात नहीं, ये तो ईडी और मोदी से लड़ रही हैं, इसलिए पुलिस से ऐसा करवा सकते। ये इंडी गठबंधन कह रहा है भाई, यही ना उनका हिसाब है। इंडी गठबंधन ईडी को लपेट रहा है। ऐसे ही हमले और राजनीतिक दबाव ईडी के अधिकारी लगातार झेल रहे हैं भाई। कभी उन्हें डराया जाता है, कभी उन पर हमले हो जाते हैं। कल की रेड के दौरान भी ईडी को धमकाया गया, कहा जा रहा है। ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि रेड के दौरान जब ममता बनर्जी वहां आई तो उन्होंने आईपैक के प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और अपने पास रख लिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी आईपैक के कुछ कर्मचारियों के फोन भी अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, ईडी अधिकारियों का भी फोन थोड़े समय के लिए ले लिया गया, लेकिन फिर वापस कर दिया गया।
ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के साथ मौजूद डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड न करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी रिकवरी हुई नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उस समय 3 ईडी अधिकारी थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश हुई और रिपोर्ट में असली बात लिखने से रोका गया। सूत्रों का यह भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों से कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इंडिपेंडेंट विटनेस भी वहां मौजूद थे। कोलकाता पुलिस और सीएम के स्टाफ ने उन्हें भी परेशान और डराने की कोशिश की। यह ईडी के सूत्र दावा कर रहा है। अगर ईडी के सूत्रों की बात सच है तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सीधे सीएम के सामने जांच एजेंसी के लोगों को धमकाने का आरोप लग रहा है, उन पर सबूत मिटाने का दबाव डालने का आरोप लग रहा है। और शायद इसीलिए बंगाल के राज्यपाल कह रहे हैं कि यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। सुनिए उनको। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinashkale Viparit Buddhi. ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने उनके काम में बाधा डाली, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें कुछ गलत नहीं दिखा। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने तो टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर दखल दिया था, न कि मुख्यमंत्री के तौर पर। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी की रेड सुबह 6 बजे से चल रही थी, जबकि वो तो 12 बजे वहां पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि वो हमारी पार्टी की रणनीति के डिटेल्स ले जा रहे हैं, इसलिए वो वहां भागी भागी पहुंचे। भाई सवाल तो ममता बनर्जी से भी है कि 6 बजे से रेड चल रही थी, 12 बजे तक वो उतने देर तक नहीं ले जा पाई स्ट्रैटेजी के डॉक्यूमेंट्स। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मेरी पार्टी ही नहीं रहेगी तो मैं लोगों के लिए लड़ूंगी कैसे। यानी ममता बनर्जी की पार्टी उस हरी फाइल पर डिपेंडेंट है। हरी फाइल गई, टीएमसी गई। ममता बनर्जी तो डंके की चोट पर कह रही कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उल्टे ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर ठोक दी। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर करवाई हैं। खुद ममता बनर्जी ने अज्ञात ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ एफआईआर करवाई है। ईडी के खिलाफ आपराधिक रूप से धमाका, चोरी, जबरन घर में घुसने जैसे आरोप लगाए गए। बिना अधिकार के डेटा एक्सेस करना और उसे डैमेज करने जैसे आरोप भी लगे हैं। एक एफआईआर तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त हो गया है और जांच शुरू हो गई। लेकिन ईडी कह रही है कि उनके अधिकारियों को डराने के मकसद से जानबूझकर यह एफआईआर की गई। उधर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो सीधे संविधान पर हमला है। टीएमसी ईडी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। एक बार जरा ये टक्कर कैसे और आगे बढ़ी देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ईडी चाहता क्या है। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। ईडी में विशेष रूप से केवल ईडी के लोगों को क्यों, खास लोगों को, विपक्ष को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा को अमित शाह ने कहा था कि हम जेल डालेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि उसके ऊपर उनके बर्जर का केस है। तीसरा नारायण राणे हैं और शुभेंदु अधिकारी को तो पैसे लेते हुए देखा गया था। ये सारी चीजें हैं, तो केवल ही विपक्ष पर क्यों प्रहार। भाई ईडी और टीएमसी अब दोनों जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी अर्जी पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो पाई। सुनवाई ना होने की वजह भी हैरान करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। कोर्टरूम बहुत ज्यादा खचाखच भर गया। वहां अजीब माहौल बन गया। जज की तरफ से बार बार कहा गया कि जो इस केस से नहीं जुड़े हैं वो कोर्ट से बाहर जाइए, लेकिन कोर्टरूम से भीड़ ही नहीं निकली। हालात सामान्य नहीं हुए तो कोर्ट ने 14 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने जानबूझकर कोर्ट में हंगामा कराकर सुनवाई टलवा दी। बीजेपी कह रही है कि यह बहुत गंभीर स्थिति है, जुडिशियरी को भी धमकाया जा रहा है। आप सुनिए कैसे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। I think people will lose respect for her completely. I don't want to comment more, but it is a sad thing if a serving CM goes, hijack files, kidnap people. I think this is too much. किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र। आप यह भी समझिए कि अगर ईडी की जांच में कोई बाधा डालता है तो कानूनी एक्शन हो क्या सकता है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने जांच नहीं होने दी, उसमें हस्तक्षेप किया, एविडेंस लेकर निकल गई। ये सबूतों को नष्ट करने या छिपाने और तलाशी और जब्ती अभियानों में बाधा डालने जैसे खतरनाक उल्लंघन के दायरे में आता है।
पीएमएलए के सेक्शन 63 में ईडी को यह अधिकार है कि वो इस संबंध में फाइन और गिरफ्तारी भी कर सकती है। पीएमएलए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में बेल मिलना कठिन होता है। यह पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है कि बेल कब मिलती है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने समन पर पेश होना बंद कर दिया था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी तक हो गई थी। ममता बनर्जी के मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं कि जांच ही नहीं होने दी गई और सबूतों को लेकर चली गई। इसलिए कानूनी तौर पर अगर ईडी चाहे तो यह मामला बनता है कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। और क्या इसीलिए ममता बनर्जी बार बार गिरफ्तारी की बात कह रही हैं, तुमको भी गिरफ्तार कर लूंगी, ये सब कर रही हैं? क्या अगला स्टेप यही होना है? अभी बंगाल की लड़ाई अलग लेवल पे जाने वाली है बॉस, ये तो अभी भी सिर्फ शुरुआत भर है। So tell the population, please, Donald, I beg you. And Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? मोदी ट्रंप की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ईरान में जो गदर मचा हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें पहले देखिए। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर है कि क्या ईरान में तख्ता पलट तय हो चुका है। लाखों लोग ईरान में सड़क पर आ गए हैं। वहां के सुप्रीम कमांडर खामनेई को हटाने के लिए पब्लिक टूट पड़ी है। ईरान में जिधर देखो उधर प्रदर्शनकारी ही दिख रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, बहुत सड़क पे भीड़ ही भीड़। हर शहर की सड़कें प्रदर्शनकारियों की भीड़ से खचाखच भरी हुई हैं। लोग नारेबाजी करते हुए ईरान में रैलियां निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के रास्ते में जो पड़ रहा है उसे आग के हवाले कर दे रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं। सड़कों के किनारे सरकारी इमारतों में आग लगी हुई दिख रही है। ईरान में ऐसा भयंकर गुस्सा दिख रहा है कि लोग इमारतों पर लगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पोस्टर तक उतारने लगे। ईरान में एक वक्त पर राजशाही थी, फिर इस्लामिक शासन आया, लेकिन अब शहर के चौराहों पर लगी मूर्तियों के ऊपर राजशाही के समय वाले झंडे फहराए जाने लगे। ईरान की सेना और सुरक्षा बल सीसीटीवी कैमरों की मदद से प्रदर्शनकारियों पर निगरानी रख रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दे रही है और आगे बढ़ रही है। देखिए कैसे चढ़ गया ऊपर से, कैमरा तोड़ रहा है। की कार्रवाई से बेपरवाह प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार को उखाड़ फेंक रहे हैं और राजशाही वापस लाने की मांग कर रहे हैं। ईरान में जिस तरह से विद्रोह की आग लगी हुई है उसमें लोग कह रहे हैं कि कभी भी तख्तापलट हो सकता है। ईरान को लेकर वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई ने क्या ऐलान कर दिया है और ट्रंप ने ईरान को क्या नई धमकी दे डाली है, आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जो ट्रंप इतना रायता दुनिया भर में फैलाते जा रहे हैं, उनका खुद का रायता कैसे उनके लोग ही एक्सपोज कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव हमारे यहां कांग्रेस पार्टी बनाने में लगी रहती है। कैसे उनको आज एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका से ट्रंप के मंत्री की गवाही आ गई और इस गवाही से क्लियर हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक दिखाकर पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप का कोई पैतरा भारत और मोदी पे नहीं चल रहा। ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर हैं हार्वर्ड लुटनिक। आज उनके एक बयान की बड़ी चर्चा है जिसमें लुटनिक ने कह दिया है कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील तो हो जाती, हो ही गई थी, अगर मोदी ट्रंप को फोन कर देते। ट्रंप के मंत्री लुटनिक ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तैयार हो चुकी थी, इस पर मुहर लगाने के लिए नेता स्तर पर बातचीत होनी बाकी थी। लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत को डील करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त भी दिया गया और इस डेडलाइन से पहले प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके बात करनी थी। जैसे वो मुनीर वगैरह मक्खन लगाते हैं, अमेरिका सोचा कि मोदी भी फोन करके मक्खन लगाएंगे। लेकिन वही उनका मंत्री बता रहा है भाई कि भारत तैयार नहीं हुआ, भारत सहज नहीं था ये सब करने में। क्यों करेंगे भाई, तुम ट्रेड डील कर रहे हो, ट्रेड डील करो। हाँ ट्रंप आप बहुत अच्छे हैं, अरे वाह मजा आ गया सर आपने ऐसी डील कर। क्यों मोदी बोलेंगे भाई ऐसा? तो पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, ये उनका मंत्री बता रहा है। जो लोग यहां कहते हैं कि मोदी ने फोन कर दिया, अरे मोदी तो झुक गए, ट्रंप का मंत्री कह रहा है बॉस कि मोदी डिड नॉट कॉल। और फिर सनक में ट्रंप ने फाइनल डील नहीं की। ट्रंप के मंत्री ने यह भी दावा किया कि जब बातचीत के लिए तय डेडलाइन का वक्त निकल गया तो अमेरिका ने उसके अगले हफ्ते इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे बाकी एशियाई देशों के साथ समझौता फाइनल कर लिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने यह भी दावा किया कि 3 हफ्ते का वक्त गुजरने के बाद जब भारत ने इस पर आगे बढ़ने के लिए संपर्क किया तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि मौका निकल चुका है। तो मौका निकल चुका है तो तुम्हारे लिए भी निकला, हमारे लिए भी निकला। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया कि तुमको डील करनी है, बराबरी में डील करो। हम तुमको कह रहे हैं कि ट्रंप को बोलो कि मोदी को फोन करें। तो मोदी क्यों ट्रंप को फोन करेंगे भाई? बाकी दुनिया करती होगी, भारत नहीं करता है। जब से ट्रंप के मंत्री का यह बयान आया है, जब से ट्रंप का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए फोन किया था, भाई कांग्रेस को तो एकदम मौका मिलना चाहिए।
एकदम उछल गई, नरेंद्र सरेंडर फिर कहने लगी। लेकिन ट्रंप के मंत्री ने जिस तरीके से अब बात रखी है, और पहले ट्रंप और उनके लोगों की इन हथकंडों को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि कल तक ट्रंप कह रहे थे कि मोदी तो खुद उनसे मिलने के लिए फोन कर रहे थे। आज ट्रंप के मंत्री कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप को फोन नहीं करते। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे थे और ट्रंप के मंत्री क्या बता रहे हैं, खुद पता चल जाएगा कि यह देश कितना झूठा है भाई। इसके नेता झूठे हैं तो क्या पूरा देश ही झूठा? देखिए कैसे खुद ही अलग अलग बात बोलते हैं। इसीलिए इनकी पाकिस्तान से बनती है, क्योंकि मुनीर शहबाज वहां वो झूठे, यहां इनका झूठ खत्म नहीं होता। मोदी डिडंट कॉल, ये ट्रंप का वो मंत्री बता रहा है जिसने बैठकर डील जो है वो लगभग कागज पे तैयार कर ली थी। और कांग्रेस पार्टी कह रही है एक बयान डोनाल्ड ट्रंप अनाप शनाप कुछ बोले, यहां एकदम मीम पे मीम, अरे भैया मोदी सरेंडर। ये भी नहीं सोचते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, जबकि उनके देश का नेता बोल रहा है कि भाई मोदी नहीं झुके। ट्रंप और उनके लोग जिस हालत में बातें कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि मोदी ट्रंप से मिलने के लिए फोन करते हैं, कभी कहते हैं मोदी ट्रंप को फोन ही नहीं करते। देखिए ये सब इस चक्कर में है कि मोदी को ये लोग सोच रहे हैं कि झुका लेंगे, भारत को झुका लेंगे, क्योंकि हमारे यहां तो नरेंद्र सरेंडर का 2 मिनट में एकदम पॉकेट में तैयार रहता है, इनका फेंक देते हैं, और वो इसी नैरेटिव में आज भी लगे। लेकिन सच क्या है ये आप देखिए कि ट्रंप और उनके मंत्री दोनों की बातों पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सीधा जवाब दिया। ट्रंप के मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि ट्रंप को मोदी ने कभी फोन ही नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई। उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका से बातचीत आज से नहीं 13 फरवरी से चल रही, तब से लेकर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिससे बैलेंस्ड और एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट तैयार हो सके जिसमें दोनों देशों का फायदा हो। कई मौके ऐसे भी आए जिसमें हम डील के बेहद करीब पहुंचे। ट्रेड डील को लेकर हुई बातचीत को जिस तरह से अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने पेश किया वो सही नहीं है। भारत और अमेरिका दोनों की ऐसी ट्रेड डील में रुचि है जिसमें दोनों देश का फायदा हो, और इस डील को पूरा करने की दिशा में हम देख रहे हैं। जहां तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन की बात है, तो 2025 में 8 बार ऐसी बातचीत हो चुकी है जिसमें अलग अलग पहलुओं पर फोन पर बात हुई। जहां तक एक दूसरे को संबोधित करने की बात है, तो पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा आपसी सम्मान के साथ ही संबोधित किया है। यानी भारत का कि आप इस वक्त स्ट्रैटेजी देखिए और भारत का व्यवहार देखिए, एक बैलेंस्ड, एक संयमित बयान जो है वो भारत हमेशा दे रहा है। ट्रंप के बयान सनक से भरे हुए हैं, लेकिन भारत और भारत का जो पक्ष है वो हमेशा संयमित रहा है, और भारत ने क्लियर किया। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कभी बात ही नहीं की, वो कह रहे 2025 में 8 बार तो बात हुई, ऐसा थोड़ी कि दोस्ती तोड़ ली या कभी रिश्ता ही तोड़ लिया। लेकिन तुम ये चाहोगे कि डील तब होगी जब मोदी फोन करेंगे, वाह सर बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा बोलेंगे, तो नहीं होगा। ये सीधा हिसाब है। तो भारत ने दुनिया को क्लियर कर दिया कि जो बात करनी है बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पे कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है। अमेरिका को यह जवाब देने के साथ ही भारत ने आज यह भी साफ साफ कह दिया कि किसी भी डील के लिए भारत अपने राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखे। यानी फिर क्लियर कह दिया कि तुमको जो कहना है भाई तुम जो कह लो, भारत अपने हिसाब से चल रहा था, चल रहा है, चलेगा। अमेरिका और ट्रंप पीएम मोदी के फोन कॉल का क्यों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फोन कॉल को लेकर अजब गजब दावे कर रहे हैं, इसकी वजह आगे बताओ। लेकिन पहले देखिए कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप का दावा हो या फिर ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का दावा, उनके खुद के मंत्री, उनके खुद के अखबार ट्रंप के दावों को झूठा बता रहे हैं। लेकिन भारत में कांग्रेस और मोदी विरोधी इकोसिस्टम ट्रंप के हर बयान को पत्थर की लकीर मानकर लपकने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के दावे पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव चलाया। अब जब पिछले दिनों ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी से फोन पर बात की, ऐसा कहा, तो भी कांग्रेस ने इस पर माहौल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ट्वीट किया तंज करते हुए कि हग ना रहा, पोस्ट ना रहा, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती। ये लोग ट्विटर की ही दुनिया में खुश है, वहीं कर लेंगे, वहीं किसी का जो है कुछ मीम बना देंगे, किसी का क्लिप काट के डाल देंगे, उसी में इनकी दुनिया कट रही है बॉस। ये यही नहीं समझ पा रहे कि भारत इसके बाहर बैठा हुआ है। अमेरिका और ट्रंप क्यों लगातार पीएम मोदी के फोन कॉल का जिक्र कर रहे हैं, क्यों उन्हें पीएम मोदी के फोन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, ये भी देखिए। पहली बात, ट्रंप की पैंतरेबाजी को पीएम मोदी समझ चुके हैं। जिस प्रेशर वाली सिचुएशन में यूके, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन ट्रंप के सामने झुक गए, पीएम मोदी ने देश के आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। इसलिए खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनसे भी टफ नेगोशिएटर हैं, दोनों में कोई तुलना नहीं।
जब अमेरिका खुद कह रहा है कि ट्रेड डील के लिए पीएम मोदी ने फोन करने से मना कर दिया, तो नरेंद्र सरेंडर का दावा करने वालों को भी सोचना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी ने सीज फायर के लिए ट्रंप को फोन किया हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? यही था ना नैरेटिव कि भाई मैं बिजनेस नहीं करूंगा इसलिए सरेंडर तुम जो है वो सीज फायर कर लो, और भारत ने सीज फायर कर लिया। तो जब भारत सीज फायर कर लिया तो नरेंद्र मोदी फिर फोन भी कर देते ट्रंप के दावे के हिसाब से, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो सीज फायर भी ट्रंप के कहने पर नहीं किया होगा, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। अगस्त 2025 के आखिर में न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन ज़ितुंग ने दावा किया था कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं बात की। अब दूसरी बात यह भी देखिए कि जो ट्रंप के टैरिफ वाले प्रेशर में झुक गए और जिन्होंने डील के लिए ट्रंप से बात की, उनका क्या हाल हुआ। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को इस्तीफा देना पड़ा। ट्रंप के साथ डील को लेकर यूके के प्रधानमंत्री के कार्टून बन रहे हैं, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन के लोग भी ट्रंप के साथ डील को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ये लोग अपने नेताओं से मजबूती दिखाने की उम्मीद कर रहे थे। सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी रत्ती भर इधर से उधर नहीं हुए देश हित के मामले में। ट्रंप पूरा दम लगाकर भी मोदी को हिला नहीं पाए, और दुनिया में वही एक ऐसे नेता दिखते हैं जिनसे ट्रंप इस वक्त हारे हुए दिख रहे हैं। इसमें आप इस बात को भी समझिए कि भारत किस तरह के नेता से डील कर रहा है। भाई ट्रंप तो वो हैं जो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया को कल ही दिए एक कई इंटरव्यू में ट्रंप ने से जब पूछा गया कि जिस तरह से वो इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं, उसमें उनकी लिमिट क्या है, कहां रुकिएगा बॉस, या रुकिएगा भी नहीं कि नहीं। इस पर ट्रंप ने कह दिया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज उन्हें रोक सकती है और वो है उनका अपना दिमाग। यानी जब वो खुद चाहेंगे तभी ये सब रुकेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। ट्रंप ने यह भी कबूल किया कि वो ऐसी हरकतें दबाव बनाने के लिए करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब तक खुद चाहेगा तब तक वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स पर जमीनी हमला करेंगे। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका को इसका मालिकाना हक हर हाल में चाहिए। मतलब एकदम जैसे फिल्मों में नहीं गुंडाई टाइप होता कि मुझे चाहिए तो चाहिए, वैसा हिसाब चल रहा है। और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, रूस तुम एक काम करो, उससे युद्ध रोक दो, मुझे नोबेल दे दो। क्या है भाई ये? लेकिन अगर ग्रीनलैंड अमेरिका ने छीन लिया तो फिर नेटो नहीं बचेगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे पूरा यूरोप भड़का हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कह दिया कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है और अपने ही सहयोगियों से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। जर्मनी के राष्ट्रपति ने कह दिया कि अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को ध्वस्त कर रहा है, दुनिया के लुटेरों का राज बनाने से रोकना ही होगा। उधर ग्रीनलैंड के मालिक डेनमार्क ने भी कह दिया है कि अगर उनकी जमीन कब्जाने में कोई आएगा तो वो नहीं पूछेंगे कि कौन है, पहले गोली चलाएंगे फिर पूछेंगे कि कौन है। तो ये हाल हो रखा है। और इस बीच अब ट्रंप ने ईरान में आग लगा दी है। एक आध तस्वीर ईरान का दिखाइए जरा, किस तरह से ईरान में अब ये घुस गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां खमनेई ही कह रहे हैं कि ईरान की सड़कों पर ये जो आग जलती आपको दिख रही है, जो बवाल हो रहा है, जो हंगामा हो रहा है, ये सब अमेरिका करा रहा है। तो भारत में भी ये लोग प्रयास कर रहे हो कि भारत को में आग लगा दे, ऐसा कर रहे हो पर्दे के पीछे से, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कर नहीं पाए हैं अभी तक, ये मान के चलिए। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा मुंबई में मोदी का मेगा प्लान। वो होने जा रहा कि उद्धव राज ठाकरे दोनों का सियासी करियर खत्म हो जाएगा। क्या आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कह दिया जो उद्धव की टेंशन बढ़ा देगा? उधर ओवैसी के लिए मुसलमानों में गजब क्रेज, इधर बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिला लिया। क्या शरद पवार अमित शाह की कौन सी मीटिंग पर सीएम फडणवीस ने बड़ा खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त सबकी नजर वैसे तो बंगाल पर है, लेकिन बंगाल के चुनाव में थोड़ा वक्त है, और बंगाल के साथ साथ बहुत बड़ी हलचल कहीं मची है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर पिछले कुछ सालों में हुए हैं, लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, वो बीएमसी चुनाव के लिए एक हो चुके हैं। वो बीएमसी जिसका बजट ही भारत के कई राज्यों से बड़ा है, कहने को तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस को अब ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। ठाकरे भाइयों के इस चैलेंज के बीच आज मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू किया। आज आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ऐसा क्या प्लान बनाया है कि क्या ठाकरे भाइयों की पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है। ठाकरे परिवार की विरासत के नाम पर दोनों साथ आए। उद्धव की राजनीति को बीएमसी से खाद पानी मिलता है। अगर बीएमसी हार गए तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ ना बचेगा बॉस। मुंबई के दम पर ही उद्धव ठाकरे की राजनीति चलती है, और इसी राजनीति को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब राज ठाकरे का सहारा लिया। लेकिन उद्धव और राज के लिए बीजेपी क्या बड़ा प्लान लेकर आई है? अजीत पवार, शरद पवार, इनके बीच क्या खेल हुआ है, सब बताऊंगा। ओवैसी मुसलमानों को कैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, बीजेपी और ओवैसी के बीच क्या गठजोड़ की बात चल रही है,
सब लाया हूं, पहले एक ट्रेलर देखिए। देखिए, ये संभव नहीं है। एआईएमआईएम को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है। इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। कि सोचिए क्या सीन रहता होगा, जैसे जब एक कमरे में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं। 2029 तक मोदी जी हैं और 2029 के बाद भी मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान क्या है जिससे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का सियासी करियर खत्म होने वाला है, वो बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे ठाकरे भाई इस वक्त साथ आकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि वो मोदी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन अब मोदी उनकी पार्टी खत्म करने पर तुले। राज ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे और राज ठाकरे से अब वो कभी अलग नहीं होंगे। इधर राज ठाकरे कह रहे हैं कि वो मंदिर तो जाएंगे लेकिन गंगा का पानी नहीं पिएंगे। इसका हिंदुत्व से क्या संबंध है? राज ठाकरे ने मुसलमानों को लुभाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाला मुसलमान मराठी मुसलमान है। यानी उद्धव और राज ठाकरे हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे या बच जाए। बीएमसी चुनाव में जीत के लिए हर पैतरा अपना रहे हैं, बीजेपी पर पार्टी तोड़ने तक का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया और उसमें उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर मैंने सवाल पूछा कि अगर बीएमसी हार गए तो क्या उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी? फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जिसमें मालिक नहीं बदलता। देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है? जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है, वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका हश्र यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है, संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव ठाकरे भाइयों के लिए करो या मरो का चुनाव है। खास तौर पर मुंबई की बीएमसी तो उद्धव ठाकरे के लिए लाइफलाइन है। अगर बीएमसी हार जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। 15 जनवरी को मतदान होगा, 16 को नतीजे आ जाएंगे। पिछले 3 चुनावों से लगातार उद्धव की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही है। इस बार उद्धव की शिवसेना 163 सीटों पर लड़ रही है, राज ठाकरे की एमएनएस 53 सीटों पर। यानी बीएमसी में अपनी सत्ता बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। लेकिन इससे क्या उद्धव को फायदा होगा? क्योंकि राज ठाकरे तो विधानसभा चुनाव में 0 पर सिमट गए थे। उत्तर भारतीयों को पीट कर क्या राज ठाकरे की पार्टी खड़ी हो जाएगी? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी एमएनएस को 1 सीट नहीं आई थी और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा लूजर, उद्धव ठाकरे से भी बड़ा लूजर राज ठाकरे होंगे। ये राज ठाकरे का कोई भविष्य दिख रहा है सर आपको? मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि जिनको एक ऑडियंस है। राज ठाकरे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात सीधे तौर पर कहने वाले राज ठाकरे, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने उद्धव जी के साथ जाकर जो अलायंस किया है, मेरा अपना मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। उद्धव जी नहीं होंगे। उद्धव जी को राज ठाकरे का फायदा मिलेगा, लेकिन राज ठाकरे जी को उद्धव जी का फायदा नहीं मिलेगा। बीजेपी और राज ठाकरे के बीच अलग ही तरह का रिलेशन है। कभी राज ठाकरे पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं, कभी वो हिंदुत्व को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे हंगामा मच जाता है। इन सब के बीच राज ठाकरे के नेता और कार्यकर्ता मराठी के नाम पर गुंडागर्दी भी करते हैं।
सीएम देवेंद्र फडणवीस से मैंने पूछा कि भाई आप राज ठाकरे के साथ क्यों नहीं राज ठाकरे और आप लोग साथ क्यों नहीं आ सकते। सीएम फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी मराठी के नाम पर जो गुंडागर्दी करती है उससे बीजेपी सहमत नहीं है, इसलिए राज ठाकरे के साथ गठबंधन का सवाल नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जब मराठी मानुष की बात करते हैं तो वो हिंदुओं को अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, जब उन्होंने हिंदुत्व के विचार को अपनाया तो हमने उनको साथ में लिया, क्योंकि हिंदुत्व ये हमको जोड़ने वाला धागा है। लेकिन बाद में वापस जब हिंदुत्व से वो केवल इस प्रकार के विचारों में चले गए या उनके लोगों ने वापस मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारे पार्टी को मंजूर नहीं है। देखिए, हम भी मराठी प्राइड वाले लोग हैं, मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी होने का बहुत अभिमान है, मराठी भाषा के लिए हम लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, इसका हमारा आग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें, ये हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मान्य करते। राज ठाकरे के साथ तो बीजेपी नहीं जा सकती, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव हारे तो बीजेपी उनको वापस ले लेगी? उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ गठजोड़ तोड़ लिया। मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा था और बाद में कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, उद्धव की पार्टी टूट चुकी है, इंडी गठबंधन भी उद्धव ठाकरे को भाव नहीं दे रहा। ऐसे में क्या उद्धव की एनडीए में वापसी हो सकती है? सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या बड़ा दावा किया। अगर उद्धव जी को यह समझ में आया कि मैंने गलती की थी बीजेपी से अलग होकर, और उन्होंने कहा कि जब सब आ ही गए हैं, अजीत भाई को भी ले ही सकते हो, शिंदे जी यही हैं, तो मुझे भी वापस ही ले लो, तो क्या यह संभव है कि उद्धव ठाकरे वापस आए? देखिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंसेस करना आसान होता है। मसलन दो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलग अलग एजेंडे पे चल रही है और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सब साथ में आ गए, ऐसा होता है। लेकिन जहां मन दुख जाता है वह कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे मन दुखे हुए, हम एक दूसरे से अलग होने के बाद या अलग होने की राह पर जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द वो बोलते लिखते, इन सारी चीजों के बाद ये मन नहीं है। देखिए, वो कोई हमारे शत्रु नहीं है, हम चुनाव के बाद उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, लेकिन अलायंस नहीं कर सकते। दरवाजा क्लोज है। देखिए, दरवाजा तो उन्होंने क्लोज किया था, आपने बाहर से कुंडी मार दी, वैसे समझ लीजिए। यानी फडणवीस क्लियर कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए उद्धव ठाकरे एनडीए में वापस नहीं आ सकते। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ सालों में ऐसी हो गई कि पता ही नहीं कौन चलता कौन किसके साथ। बीजेपी के गठबंधन में भी हाल फिलहाल बहुत टकराव दिखे। बीजेपी गठबंधन में तनाव की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि पुणे नगर निगम में अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गठबंधन कर लिया। इसके अलावा साल 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो 48 घंटे के अंदर बहुमत साबित नहीं होने पर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। 2019 में अजीत पवार का बीजेपी के साथ आना और फिर वापस शरद पवार के पास चले जाना, यह पूरा खेल क्या था, किसके इशारे पर हुआ था? लोग सोचते हैं अजीत पवार ने धोखा दिया था। आज फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया कि उन्होंने अजीत पवार को फोन करके कहा था कि आप शरद पवार के पास वापस चले जाइए। सुनिए पहली बार कंप्लीट इनसाइड स्टोरी। तो हमको पता था, देखिए अजीत दादा ने कोई गलती नहीं की, अजीत दादा हमारे साथ थे, हमसे बात करके हमने उनको वापस भेजा, क्योंकि वो फैसला अजीत दादा का था ही नहीं। हमारे साथ आने का फैसला शरद पवार जी का था। बाद में शरद पवार जी बदल गए, तब भी अजीत दादा हमारे साथ रहे। अजीत दादा को इसलिए वापस जाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के बाद हम लोगों की मेजॉरिटी होते हुए भी हम उस मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना सकते थे, इसलिए उनको वापस भेजना पड़ा। आपने बोल के भेजा था? हाँ जी, बिल्कुल अजीत पवार। हाँ जी, 100%। और मैंने ऊपर में भी उस समय हमारे अमित भाई से बात की, क्योंकि सरकार बन रही थी, तो अमित भाई को मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ था। तो मैंने अमित भाई को कहा कि अब इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने वापस चले जाना चाहिए और मैंने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब वो पवार साहब ने पलटने के बावजूद जब अजीत दादा अपने साथ रहे, तो अब ये भी अपना भी फर्ज बनता है कि हम उनको पॉलिटिकल डेथ की ओर न ले जाए, लेट हिम गो बैक। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। और शरद पवार जी से जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अजीत पवार आपके साथ आएंगे, ये आपने की थी या दिल्ली से हुई थी?
देखिए हम मतलब अमित शाह जी और मैं और शरद पवार जी, अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई सबने मिलकर तय किया था। सब बैठ के किए हाँ, थे? बिल्कुल मिलकर तय किया था। फिर आपने कभी अजीत दादा से पूछा कि ये शरद पवार क्यों पलट गए? वो आपके लिए शायद कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें आप फंस गए। देखिए अब स्क्रिप्ट क्या है ये मुझे भी पता है, अजीत दादा को भी पूरा पता है। अब बहुत पानी बह गया, छोड़ दीजिए। अब लेकिन अजीत पवार वापस तो नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं, सवाल ही नहीं, वापस जाने का कोई सवाल नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलासा किया कि अजीत पवार शरद पवार के धोखा देने के बावजूद, जो वो कह रहे हैं, फिर भी रुके रहे थे। बीजेपी ने, अमित शाह ने और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नहीं, आप वापस चले जाइए, नहीं तो पॉलिटिकल डेथ जैसा होगा ये आपके। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.